So, Dr. Sangeeta, my next question is that, now that we have understood about how it happens, in fact, not how it happens, but how many types, how many places, where and all it can happen. So, the next question that will be coming to the viewer's mind also is, how is it diagnosed? So, diagnosis for fibroids is relatively not so difficult. It's relatively simple. काफ़ी सिंपल है क्योंकि सोनोग्राफी बहुत रूटीन टेस्ट है. Mm-hmm, सोनोग्राफी बाय एंड लार्ज बड़े सिटीज़ में तो बहुत इजीली अवेलेबल होती है. पर mm-hmm. इवन जैसे इंडिया के छोटे टाउन्स में, गांव में, कहीं ना कहीं आपको सोनोग्राफी मशीन मिल ही जाएगी. और Okay, फाइब्रॉइड्स जो हैं सोनोग्राफी पे बहुत इजीली दिखते हैं. सो okay, अगर वो मटर के दाने के साइज हो, बादाम, चिक्कू, संतरा, मौसम्बी जो भी साइज के हो, वो आसानी से दिख जाएंगे. कई okay. बार आपको कोई भी सोनोग्राफी डॉक्टर आपको बता देगा इतने फाइब्रॉइड ये यूट्रस के मसल में है, इतने उनकी कैविटी में है, और कई जो यूट्रस के ऊपर है, आगे है, पीछे है. तो साइज, लोकेशन और नंबर समटाइम्स इज वेरी इजी फॉर ऑन सोनोग्राफी. Okay. इससे ज़्यादा अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो सीटी स्कैन और एमआरआई बोथ कैन बी डन. हालांकि फाइब्रॉइड्स के लिए इतना ये ज़रूरी नहीं होता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो बट इट कैन बी डन. जो आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कह रहे हैं, आप बता सकते हैं कौन सी सिचुएशन को आप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? तो राहुल जी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तब होती है जैसे कि अगर फाइब्रॉइड्स की लोकेशन और एग्जैक्ट साइज करना है, और बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं. कई बार ऐसा होता है कि वो यूट्रस की पोजीशन कहाँ है, और फाइब्रॉइड सर्वाइकल फाइब्रॉइड है तो यूट्रस कहाँ पे है, कोई ब्लड वेसल्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए. अगर हमको किसी का ऑपरेट करना है और हम्म, फाइब्रॉइड्स निकालने हैं तो कई बार उसको ये चाहिए कि भाई वेयर इज द यूरेटर लोकेटेड, और हम उसको किस तरह से अप्रोच करें और कैसे निकालें. तो ऐसे बहुत ही स्पेशल सिचुएशंस में सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है. ओके, हालांकि अदरवाइज सोनोग्राफी इज बाय एंड लार्ज इनफ. ओके, एक ओके. और टेस्ट है विच इज कॉल्ड हिस्ट्रोस्कोपी. जब आपका फाइब्रॉइड यूट्रस की कैविटी में प्रोजेक्ट कर रहा हो तो हम्म, कई बार डॉक्टर्स प्लान करते हैं कि उस फाइब्रॉइड को हम निकालेंगे थ्रू द हिस्ट्रोस्कोप विच इज लाइक अ कैमरा. वो कैमरा वजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर डाला जाता है. हम्म. फिर उससे पूरे फाइब्रॉइड्स की असेसमेंट होती है, और फिर प्लानिंग होती है कि ये फाइब्रॉइड हिस्ट्रोस्कोपी से निकालेंगे कि हम यूट्रस पेट खोल के निकालेंगे या लेप्रोस्कोप के थ्रू निकालेंगे. तो फॉर सम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स उसकी सर्जरी प्लान करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी भी की जाती है. ओके. X-rays are not useful for fibroid diagnosis, and हम्म, लेप्रोस्कोपी इज समटाइम्स यूज्ड. जो हम पेट के अंदर दूरबीन डालते हैं तो वो हम्म. डायग्नोसिस के लिए नहीं यूजुअली, पर यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है. ओके, ओके. सो अब आपने ये सब तो बता दिया, काफी इंफॉर्मेटिव था. नाउ आई थिंक अब आप ट्रीटमेंट की बात बताना चाहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं? सो ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स यस. इज वेरी टेलर मेड. इसका ये ओके, मतलब है देर इज नो वन आंसर. हर पेशेंट के कोई एक पेशेंट के लिए एक जवाब सही नहीं होता. ओके, फाइब्रॉइड्स के लिए पहले लेट अस अंडरस्टैंड वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. देर ओके, इज मेडिसिन, देर इज सर्जरी, एंड देर इज समथिंग बियॉन्ड सर्जरी. ओके. ओके, सो ट्रीटमेंट कैटेगरीज ये तीन कैटेगरी हैं: मेडिकल, सर्जरी और बियॉन्ड सर्जरी. ओके, बट टू प्लान द ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट कौन से पेशेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स समझने पड़ेंगे. वन इज एज ऑफ द पेशेंट. ओके, टू, उसको कितने फाइब्रॉइड है, क्या साइज है, क्या लोकेशन है.
Okay. भी उसको उस फाइब्रॉइड से क्या तकलीफ है? Is she primarily come to you for pain? Is it the bleeding? Or is it that she wants to conceive? उसको pregnant होना है और वो हो नहीं पा रही, things like that. Okay. And very important is whether that patient wants childbearing function in the future. Okay. So, for example, अगर एक 25 साल की लड़की या लेडी है जिसे अभी शादी हो गई या नहीं भी हुई, बट शी डजंट हैव चिल्ड्रन एंड शी Mm-hmm. हैज वन फाइब्रॉइड ऑफ से 7 to 8 सेंटीमीटर्स, Mm-hmm. उसका इलाज vis-a-vis a 45-year-old patient who already has two children and who has a 7-8 centimeter fibroid, Mm-hmm. the treatment will differ depending on whether, irrespective of everything else, even on the fact that do they she wants childbearing and the other one has finished childbearing, if everything else is same. Okay. Okay, so Mm-hmm. ये फर्क पड़ता है और हमें today just now I will discuss all options that you have, Okay. and then maybe हम next we can discuss a few individual cases to say what is the best approach. As I Okay. said, for each patient, there is no one answer. The answer Right. will differ depending on the whole background. Okay. So what are our options? Mm-hmm. Medical options. Most important is easy, the step one. किसी Mm-hmm. भी डॉक्टर, व्हेन अ पेशेंट कम्स कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, तो इट इज इजी टू गिव पेन किलर्स. Okay. NSAID ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो बोलते हैं, दे Mm-hmm. आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. Mm-hmm. उसमें खास करके एक है मिफेनेमिक एसिड. Mm-hmm. वो टैबलेट हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं. Mm-hmm. 500 मिलीग्राम की गोली आप 2 या 3 एंड ज़्यादा में ज़्यादा 4 पर डे ले सकते हैं, खास Mm-hmm. करके उस टाइम पे जब आपके पीरियड्स हैं और आपको बहुत दर्द हो रहा है. Okay. Of course, they need our prescription medicines and should be taken only after discussion with a doctor. Okay. Second option is tranexamic acid. वो भी आपको 500 मिलीग्राम्स की 1, 2, 3 या 4 गोली मैक्सिमम पर डे आप ले सकते हैं. अगेन Mm-hmm. इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन. The beauty of this Trenexa and mefenamic acid is that they both collectively, दोनों जब आप एक साथ लेते हो Mm-hmm. तो सिर्फ पेन ही कम नहीं करते, बट दे ऑल्सो रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो. So Okay. they are very effective as a combination in reducing the amount of blood loss, and that can be very useful for any patient who has heavy bleeding with fibroids. Okay. Next medical medicine which is commonly used is the birth control pills. जो हम कहते हैं कि बच्चा नहीं होने वाली जो गोलियां होती है, वो काफी यूजफुल होती हैं. Okay. रूटीन ब्लड जो वो हम कहते हैं द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या द बर्थ कंट्रोल पिल्स, उन पिल्स में हॉर्मोन्स होते हैं. Okay. जो दो हॉर्मोन्स हैं वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. मार्केट में बहुत सारी पिल्स हैं और उन सब पिल्स में दो ही चीज होती है. द टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन यूज्ड वो वेरी होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेस्टेरॉन्स हैं और कोई भी डॉक्टर सिचुएशन को समझ के डिसाइड करेगा कि उस पेशेंट के लिए कौन सा प्रोजेस्टेरॉन यूज करना है. Mm-hmm. और सब टैबलेट्स में ईस्ट्रोजन सेम है, ओनली Right. ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी चेंज होती है. तो देर आर 3 different types of tablets depending on estrogen quantity. So it is the quantity of estrogen which matters, and quality or the type of progesterone used. उस बेसिस पे डॉक्टर आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स की टैबलेट्स दे सकता है. हाउ डू दे वर्क इन फाइब्रॉइड्स? जब आप वो पिल्स लेते हो, दे रेगुलेट द साइकिल or they reduce the blood flow, and they also offer contraception. So Okay. these pills can be very useful for some women.
who are at that time don't want childbearing to regulate the periods, reduce the flow, and subsequently they can plan for pregnancy when they stop these tablets. And it is not necessary कि fibroids है तो बच्चे नहीं होंगे. Fibroids है तो फिर भी pregnancy हो सकती है and they can take a chance. Next So, is some hormonal injections, and nowadays there is some new tablets available. They are special use in special cases. They are used when you have very huge fibroids. बहुत बड़े fibroid हैं, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और अगर उनको ऑपरेशन के लिए लेना है तो कई बार डॉक्टर ये करेगा कि वो फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस करने के लिए वो इंजेक्शंस दे दिए और फिर ऑपरेशन प्लान कर लिया. कई बार okay, ऐसा भी होता है कि पेशेंट की बहुत फाइब्रॉइड्स हैं, उनको बहुत ब्लड लॉस हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, ईयर्स, और हीमोग्लोबिन बहुत कम है. तो ऑपरेशन के पहले डॉक्टर को प्लान करना पड़ता है कि उसका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हो जाए. उनको कई बार बहुत ज़्यादा कम है तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है. आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, आपको आयरन टैबलेट्स देना है, विटामिन्स देना है, पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करना है और फिर ऑपरेट करना है. तो उस टू बाय टाइम, टू okay, फिल इन दैट गैप, sometimes these injections are used so the doctor can control bleeding, improve the overall status of the patient, and plan the surgery in 3, 4 or 6 months. कुछ okay, और भी टैबलेट्स हैं जिसका नाम है मिफीप्रिस्टोन एंड मीजोप्रिस्टॉल. These medicines are also used. There is lot of scientific research hai to back their use in the management of fibroids, but they are all for short term. They are not long term, permanent. They are वो सब गोलियां जो है वो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लेते हैं so that you can control the symptoms and buy some time to do definitive treatment in the future. So these okay, are the various medical options. okay, सर्जिकल ऑप्शंस जो है कुछ इस प्रकार है. देयर आर टू थिंग्स. एक, आप फाइब्रॉइड निकाल दो. दो, आप यूट्रस निकाल दो. तो अब क्या ये किसका सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना है और किसका यूट्रस निकालना है, वो सब जैसे मैंने कहा, कितने फाइब्रॉइड्स है, कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट का एज क्या है और उसको आगे बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब फैक्टर पे डिपेंड करेगा. okay, The surgery will also depend on how you are going to do the process. So अगर आपको सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना है तो फाइब्रॉइड आप दूरबीन डाल के निकाल सकते हैं या पेट खोल के निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको गर्भाशय पूरा यूट्रस ही निकालना है फाइब्रॉइड्स के साथ, तो अगेन इट विल डिपेंड कि आप यूट्रस ऊपर से पेट खोल के निकालेंगे या आप दूरबीन डाल के लेप्रोस्कोपी से निकालेंगे या आप वजाइना के थ्रू एक वजाइनल हिस्टेरेक्टमी जो प्रोसीजर होता है वो करेंगे और फिर यूट्रस निकालेंगे और उसके साथ फाइब्रॉइड्स निकालेंगे. All this will depend upon again various factors and the skills of the surgeon and the facilities available. So this is a separate subject by itself. right. सो ये फैसिलिटीज जैसे आपने बोला अवेलेबल, आई थिंक ये बड़ी सिटीज में तो नॉर्मली अवेलेबल होते होंगे हर तरह की फैसिलिटीज. सो आजकल पेट खोल के ऑपरेशन करना तो स्मॉल टाउन्स में भी है. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज ऑल्सो अवेलेबल इन बी ग्रेड एंड सी ग्रेड टाउन, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. मे बी विलेजेस में प्रॉब्लम होती होगी. और इनफैक्ट आजकल बहुत सारे एंडोस्कोपिक सर्जन्स ऐसे हैं जो पूरा अपना सामान लेकर चलते हैं and they travel from one place to another carrying the entire equipment. Of course, that is not the ideal, but they are still doing a fabulous job. Okay, that's great. That's great to know for people who are actually not living in the mainstream areas.
they can make use of such services. That's But the facilities in B and C grade towns may be absolutely in competition with the cities. okay. So it's very difficult to say. It will be very area dependent. Okay, okay, that's good to know. And you said that जो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे, Yes. ट्रीटमेंट सर्जरी होगी, मेडिसिन होगी, क्या होगा, ये कोई पेशेंट खुद डिसाइड नहीं कर सकता. वंस दे गो एंड मीट द डॉक्टर, प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही पता चलेगा. यस, वो हर पेशेंट का पूरा सिचुएशन समझकर ही डिसाइड होगा कि उसके लिए क्या सही है. जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल 25 साल की लड़की को अगर कोई फाइब्रॉइड्स है, तो उसका यूट्रस तो नहीं निकाल सकते. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली. Thank you, Dr. Sangeeta. It was really nice to have you with us today. It was a detailed conversation. I'm sure जो हमारे viewers हैं, जो listeners हैं, उनको बहुत फायदा होगा इससे. उन्होंने और अगर वो चाहें तो आपका हम नेम, आपका डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एज यू आर ऑल्सो अ रिनोन्ड गायनेकोलॉजिस्ट, हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे. तो कोई भी पेशेंट्स जो मुंबई एरिया में रहते हैं आपको डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं. एंड यू नो पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब कैन रीच यू फॉर सेकेंड ओपिनियंस, फॉर कंसल्टेशन directly, you know. So thank you so much, and we wish to have you once again in our show, you know, covering different aspects of medicine, you know, treatments of different kinds for women. Thank you, Dr. Sangeeta. Thank you, Rahul. It was a pleasure talking to you, as is always is. Thank you so much.